नमस्कार दीदी एवं दादा। आनंद मार्ग मिशन 5 में हमारे परमपिता बाबा की दी हुई अक्षरशः सभी बातों को रखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आनंद मार्ग की न्यायिक व्यवस्था पार्ट 1 और 2 के बाद पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। आनंद मार्ग की न्यायिक व्यवस्था पार्ट 2 के अंतर्गत श्रीयाचर के चैप्टर 5 के आत्म विश्लेषण के अनुसार व्याख्या की गई थी। अब आनंद मार्ग की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत श्रीयाचर के प्रथम भाग के चैप्टर 30 सामाजिक दंड के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति यम नियम विरोधी कार्य करता है तो उसको सज़ा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पहला, सज़ा अपराधी को सुधारने के उद्देश्य से दी जानी चाहिए। दूसरा, साथ ही उसकी त्रुटि सुधार होते ही दंड की व्यवस्था हटा दी जाएगी। तीसरा, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसकी सज़ा सिर्फ उस व्यक्ति को दी जाएगी। अपराधी के परिवार के किसी भी सदस्य को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 4, किसी व्यक्ति के समाज विरोधी कर्म करने पर आचार्य की व्यवस्था के अनुसार कठोर उपवास या अन्य किसी प्रकार के दंड द्वारा यह पाप का प्रायश्चित करेगा। यदि किसी आनंद मार्गी के आचरण के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप हो तो पहला, सर्वप्रथम उस आनंद मार्गी के आचरण को उस आनंद मार्गी के आचार्य के सम्मुख या दृष्टि में लाना होगा। दूसरा, यदि वे आचार्य उपलब्ध न हो तो पूर्वोक्त आचार्य के स्थान पर जिस आचार्य ने अभियुक्त मार्गी को अन्यान्य साधना पद्धति सिखाई हो उनकी दृष्टि में लाना होगा। नंबर 3, यदि वे आचार्य भी उपलब्ध न हो तो इस हालत में समस्त अभियोग संबंधित यूनिट सेक्रेटरी या जिला सेक्रेटरी भुक्ति प्रधान की दृष्टि में लाना होगा। चौथा, तत्पश्चात यूनिट सेक्रेटरी या भुक्ति प्रधान का 1 सप्ताह के भीतर आचार्यों को लेकर इस संबंध में एक अनुसंधानकारी जांच ट्रिब्यूनल गठित करेंगे। 5, अभियोगी का अभियोग प्रमाणित होने पर ट्रिब्यूनल अभियुक्त के विरुद्ध दंड की विधिवत व्यवस्था करेगा। 6, यदि अभियुक्त व्यक्ति चाहे तो ट्रिब्यूनल के सदस्यों को की अनुमति लेकर साधारण भुक्ति प्रधान के समीप ट्रिब्यूनल प्रदत्त निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। 7, भुक्ति प्रधान जनरल भी आचार्यों को लेकर एक दूसरे ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे। 8, भुक्ति प्रधान द्वारा गठित ट्रिब्यूनल के निर्णय से भी अगर अभियुक्त संतुष्ट न हो तो ट्रिब्यूनल की अनुमति लेकर जनरल सेक्रेटरी के पास आवेदन कर सकता है। इस हालत में जनरल सेक्रेटरी या उसके द्वारा गठित ट्रिब्यूनल के निर्णय को चरम तथा अंतिम माना जाएगा। यदि अभियुक्त व्यक्ति आचार्य हो तो नंबर 1, अभियुक्त आचार्य हो तो इस हालत में इस मामले को केंद्रीय आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी के समीप उस आचार्य के अभियोग को लाना होगा और आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी तब एक ट्रिब्यूनल गठित करेंगे। दूसरा, ट्रिब्यूनल द्वारा अभियुक्त का अपराध प्रमाणित होने पर ट्रिब्यूनल उनके दंड की विधिवत व्यवस्था करेगा। अगर अभियुक्त आनंद मार्ग की किसी शाखा का होल टाइमर हो किंतु आचार्य नहीं हो तो नंबर 1, इस हालत में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग को उस शाखा के प्रमुख या प्रधान की दृष्टि में लाना होगा। नंबर 2, तब शाखा के प्रमुख एक ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे। 3, अभियोग प्रमाणित होने पर अभियुक्त के विरुद्ध दंड की विधिवत व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट, यदि अभियुक्त होल टाइमर एवं आचार्य हो तो नंबर 1, उस स्थिति में सीधे केंद्रीय आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी के निकट अथवा आनंद मार्ग के संबंधित शाखा प्रधान के निकट अभियोग लाना होगा।
नंबर 2, आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी अथवा संबंधित शाखा प्रधान जांच हेतु ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे। 3, और अभियोग प्रमाणित होने पर दंड की विधिवत व्यवस्था करेंगे। 4, आचार्य लोगों के संबंध में केवल केंद्रीय आचार्य बोर्ड ही अंतिम निर्णय लेंगे। अगर आनंद मार्ग के किसी शाखा प्रमुख के विरुद्ध अभियोग हो तो नंबर 1, उस हालत में शाखा प्रमुख के अभियोग को जनरल सेक्रेटरी के निकट लाना होगा। और नंबर 2, यदि जनरल सेक्रेटरी चाहे तो वे स्वयं अथवा अपने द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल के माध्यम से इस संबंध में निर्णय करेंगे। दृष्टव्य, ट्रिब्यूनल में 3 आदमी से अधिक रहना उचित नहीं है। ट्रिब्यूनल में 3 आदमी से अधिक रहना उचित नहीं है। दूसरा, अभियोग प्रत्येक अवस्था में लिखित ही होगा। तीसरा, अभियोग असत्य सिद्ध होने पर अभियोगकारी को वही दंड लेना होगा जो दंड सत्य सिद्ध होने पर अभियुक्त को मिलता। नमस्कार। इसके बाद क्रमशः अगले अंक में भी श्री श्री आनंद मूर्ति जी महासम्भूति परम पुरुष, उनके मार्गदर्शन से जो आनंद मार्ग मिशन 5 आनंद मार्ग प्रचारक संघ में एक एक स्थल को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।